आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई का फर्दर टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम पे कुछ ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि ईआर होता है। ठीक है, ईआर के बाद कौन, ईआर में दो टाइप हमने पढ़े थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। ईआर जो होता है फर्दर अपनी चीजों को गोल्गी अपैरेटस को या गोल्गी बॉडीज को देता है। गोल्गी बॉडीज फिर आगे फर्दर देता है लाइसोसोम को, अगर कोई भी डिफेक्ट होता है उनमें। ठीक है, ये इतना हम लोग का पूरा कंप्लीट किया था हमने पिछले टर्म में। ठीक है, न्यूक्लियस इसके पहले हम लोग कंप्लीट कर ही चुके थे। नेक्स्ट आज हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, उनका मेजर काम क्या है और वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं सेल के लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो क्या क्या चीजें हो सकती थी। ठीक, हम लोग को क्या पढ़ना है आज, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये एटीपी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ये क्या काम करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एटीपी क्या होती है, अगर कोई पूछे कि एटीपी क्या होती है, एटीपी मतलब होता है, एक सेकेंड, एटीपी मतलब होती है कि एक ऐसी चीज जो टाइप कह सकते हैं एनर्जी करेंसी है हमारी। ठीक है, क्या है, एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है, एटीपी, एटीपी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये क्या होती है, ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक, मेजर इसका क्या होता है, ये इसको हम लोग जिसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम बुलाते हैं वो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, हम लोग इसको बोलते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, एक होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीएस जो बोलते हैं हम लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी हेल्प से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तुम लोग पहले अगर एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, उसमें भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का रोल पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए। वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही कंप्लीट होता है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेमी ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। ऐसा कौन सा रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली कहते हैं, बिकॉज इट हैव इट्स ओन डीएनए, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली होता है जिसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा ऑर्गेनली होता है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, बट साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है। इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम देते हैं कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, आगे नेक्स्ट ऑर्गेनली है हम लोग का प्लास्टिड। नेक्स्ट ऑर्गेनली क्या है हम लोग का, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड हो गया। अब प्लास्टिड जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं। पहली बात, प्लास्टिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्लास्टिड के बारे में वो ये है कि दिस ऑर्गेनली is only present in the plant
सेल। ये ऑर्गेनली सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। जब हम लोगों ने शुरुआत में प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पढ़ा था तो मैंने ये पॉइंट लिखवाया था कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? प्लास्टिड जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जो सबने पहले कभी ना कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ते टाइम सुना होगा। दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। तीसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड कितने टाइप के हमने पढ़ी है कि प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 टाइप का होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट हुआ, दूसरा क्रोमोप्लास्ट हुआ और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट हुआ। थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे बता दे रही हूँ, बाकी मैं अभी डिटेल में तीनों एक्सप्लेन करूंगी। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये वाला जो ऑर्गेनली है, प्लास्टिड का ही समझो पार्ट होता है, ये कह सकते हैं। ये वो ऑर्गेनलीज होते हैं जिसमें बस अलग अलग कलर प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इनमें जो पिगमेंट या कलर प्रेजेंट होता है वो सिर्फ कलर इम्पार्ट करने के लिए होता है, इनके और भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? जैंथोफिल जैसे हो गया। और कैरोटीनॉइड्स और भी बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग कलर, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कुछ प्लांट्स में अलग कुछ लीव्स होती है जो अलग कलर शो करती है, पर्पल हो गई, पिंक हो गई, फ्लावर्स हो गए, अलग अलग कलर शो करते हैं। वो कलर किस वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होता है। ग्रीन लीव्स किस वजह से होती है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करें ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनली होता है जो स्टार्च को कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? स्टार्च कंटेन करता है। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे अच्छा होता है पोटैटो। हम सब जानते हैं कि पोटैटो में जो होता है वो मैक्सिमम स्टार्च होता है। ठीक। तो ये क्या करता है? पोटैटो जैसी और जो प्लांट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये इसका मेन चीज होती है। अब अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सब जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना इसका मेन काम होता है। मैं अगर प्लास्टिड के बारे में बताऊं तो प्लास्टिड जो होती है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड जो होती है इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ठीक है। और हम लोगों ने ये समझ लिया कि प्लास्टिड 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें हम लोग ने सारे के सारे पिगमेंट्स के बारे में भी समझ लिया। पिगमेंट जनरली हम लोग समझते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं जो कलर इम्पार्ट करती हैं। ठीक है, कलर प्रोवाइड कर रही हैं। बट इन केस ऑफ जैसे क्लोरोप्लास्ट में बात करो, अगर मैं क्लोरोफिल की, हम लोग ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का काम सिर्फ कलर प्रोवाइड करने का नहीं है। क्लोरोफिल का काम होता है ट्रैप करना, ट्रैप सनलाइट। ठीक है। जो हमारे पास सनलाइट होती है उसको ट्रैप करने का काम भी किसका होता है? क्लोरोफिल का होता है। अगर क्लोरोफिल ट्रैपिंग का काम नहीं करती तो जो सनलाइट पड़ रही है लीव्स पे उसका कोई रोल ही नहीं हो पाता। ट्रैपिंग की वजह से ये चीज सक्सेसफुल हो पा रही कि हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो इन पिगमेंट का काम क्या होता है? ट्रैपिंग करने का भी हो सकता है। जैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स का भी कुछ ऐसे रिलेटेड और भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि जैसे ल्यूकोप्लास्ट हो गया वो क्या स्टोर करता है? स्टार्च को स्टोर करता है और साथ ही साथ वो ऑयल को भी स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? स्टोर करता है ऑयल को भी, स्टोर करता है स्टार्च को भी, स्टोर करता है। ठीक। मैंने ये भी बता दिया कि वो प्रेजेंट कहाँ होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पोटैटो में। जो एग्जाम्पल ये ऐसा है जो हम लोग देख सकते हैं अपने सामने। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं लिखूं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसका मेन रोल क्या है? इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। क्या? क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स पिगमेंट। कैसा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज
क्लोरोफिल। ठीक है, इसके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, एक सेकंड, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है, हम लोग को सबको पता है लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। टोमेटा जो होता है, टोमेटा के अराउंड जो गार्ड शेल होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द गार्ड सेल ऑफ द टोमेटा। नेक्स्ट चीज, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पहले मैं लिखवा दे रही हूँ, फिर मैं बना के बताऊंगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या करता है, अलग मेम्ब्रेन जिनका नाम क्या होता है, थाइलाकॉइड्स होता है। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स मेम्ब्रेन कॉल्ड एज थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये हम लोग का क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसके डायग्राम के बारे में समझेंगे, कैसा दिखता है हम लोग का क्लोरोप्लास्ट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक, पहली बात तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होते हैं ये ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है चीजें। ठीक है, ऐसे ये इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब सिंपल ये हम लोग का क्या है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, ये हम लोग के डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई, अगर मैं बात करूं ये पूरे को साथ में क्या बोला जाता है, ग्राना बोला जाता है, लेकिन ये जो सिंगल है, सिंगल, इसको क्या बोला जाता है, थाइलाकॉइड। तो एग्जैक्टली थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राना बोल देते हैं। अब ये जो ऐसे डंडी जैसे स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेथ बोलते हैं। और जो बेस मटेरियल सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा बोल देते हैं। तो अभी हम लोग ने ये समझा, अभी हम लोग ने ये पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, अब ये जो हम लोग का डायग्राम है, इसमें हम लोग ने ग्राना के बारे में पढ़ा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा, ग्राना के बारे में पढ़ा, थाइलाकॉइड के बारे में पढ़ा। ग्राना क्या, थाइला जो ग्राना होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड होता है। सिंगल को हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं, ग्रुप को हम लोग ग्राना कहते हैं। जिस बेस सब्सटेंस में ये प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। दो जो ग्राना होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, बाय फ्रेथ अटैच होते हैं। ये हम लोग का क्लोरोप्लास्ट के बारे में सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब प्लास्टिड के बारे में एज अ होल, अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं एज अ होल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लास्टिड के बारे में बताना था कि जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड्स ऑल्सो कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। यहाँ पे राइबोसोम्स का तो इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट हाँ प्लास्टिड में जो डीएनए इसके पास अपना होता है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये एक नोट पॉइंट है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, ये अपना खुद का डीएनए कंटेन करते हैं और अपने खुद का राइबोसोम्स कंटेन करते हैं। ये हम लोग का इतना सा प्लास्टिड के बारे में हो गया।
अब हम लोग का लास्ट ऑर्गेनली पढ़ना है। हम लोग को लास्ट ऑर्गेनली क्या है हम लोग का? लास्ट ऑर्गेनली हम लोग का वैक्यूल। ठीक है, लास्ट ऑर्गेनली जो बचा हुआ है हम लोग के पास ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बाद में बारे में ज्यादा कुछ जानने वाला नहीं है। वैक्यूल्स होते हैं नॉर्मली, पहली बात तो वैक्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैक्सिमम या सबसे ज्यादा अपने शेप में प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल्स आर वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल वेयर एज इट कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट इन एनिमल सेल। सिंपल सी बात हो गई कि वैक्यूल प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं किसी एनिमल सेल में, बट वो जरूर प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट सेल में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, वैक्यूल्स होते क्या? वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज वेसिकल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? पानी को होल्ड करना और एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना सेल को। ठीक, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू सेल। ठीक है, दे आर लार्ज वेसिकल। ठीक है, वेसिकल दैट कैन होल्ड वाटर। देखो, वैक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं प्रेजेंट होता, वैक्यूल्स में वाटर प्रेजेंट होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो हम लोग ने क्या समझा कि जो प्लांट सेल है उसमें जरूर प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट सेल को स्टडी करें तो मैक्सिमम स्पेस वैक्यूल्स लेता है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? वैक्यूल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या होती है? लार्ज वेसिकल्स मतलब बड़े बड़े बैग जैसी स्पेसेस होती है जिनका काम क्या होता है? पानी को होल्ड करना फॉर प्लांट सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है? अगर मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस की बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बता दिया था कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो प्लांट और एनिमल सेल में होते हैं। अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर एक और लिखना चाहो तो वैक्यूल के बेस पे भी लिख सकते हैं कि प्लांट सेल में बहुत ज्यादा प्रॉपरली दिखते हैं वैक्यूल्स, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, और अगर होंगे तो स्मॉल प्रेजेंट होंगे या फिर एब्सेंट ही जनरली होते हैं। ये चीज लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर 4-5 नंबर का आ गया तो न्यूक्लियस के बेसिस पे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर इन द एनिमल सेल, वेयर एज इन प्लांट सेल इट इज एट द साइड ऑफ द पेरिफेरी। क्यों ऐसा होता है? पेरिफेरी में क्यों जाती है? क्योंकि मैक्सिमम स्पेस कौन ले लेता है? वैक्यूल्स कैरी कर लेते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सेल के चैप्टर में, जो सेल चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने सारे ऑर्गेनलीज के बारे में समझ लिया, एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंस समझ लिया। एक बार लिख लेते हैं जो भी डिफरेंसेस था उसके बारे में। एक बार लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हुआ प्लांट सेल, ये हुआ हम लोग का एनिमल सेल। ठीक है, अब पहला पॉइंट, इट कंटेन्स सेल वॉल। सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट सेल, दूसरा डिफरेंस, इट कंटेन्स प्लास्टिड। प्लास्टिड आर एब्सेंट। यहाँ पे इट कंटेन इट डू नॉट कंटेन
सेंट्रोजोम्स, यहाँ पे सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस एट द पेरी मतलब साइड में, यहाँ पे न्यूक्लियस एट द सेंटर। नेक्स्ट क्या होता है, वैक्यूल्स, या नहीं वैक्यूल्स लिख के बेटर होगा, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वेरी स्मॉल और नो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये हम लोग ने डिफरेंस भी समझ लिया, ठीक है। ये हम लोग का प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस है जो भी अभी तक हम लोग ने पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है कि व्हाट इज सेल डिवीजन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कह सकते हैं हम लोग क्या है कि व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टर्म से पता चल रहा है, सेल डिवीजन मतलब एक सेल कितने सेल्स में डिवाइड हो पा रहा है, कितने टाइप के डिवीजन होते हैं, हम लोग को ये भी पढ़ना है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। एक क्या हुआ माइटोसिस और दूसरा क्या हुआ मियोसिस। अगर मैं बात करूं माइटोसिस और मियोसिस की, तो होता क्या है, जो हम लोग का माइटोसिस है, वन सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। वही मियोसिस में क्या होता है, वन सेल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल्स, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, द डॉटर सेल contains same number of chromosome as that of parent। यहाँ पे the daughter cells contain half the number of chromosome as that of parent cell, ठीक है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे इतने अभी तक ये समझा कि माइटोसिस में क्या हो रहा है। माइटोसिस में ये हो रहा है कि जो एक सेल है वो कितने डॉटर सेल्स बना रहा है, दो डॉटर सेल्स बना रहा है। मियोसिस में एक ही सेल कितने डॉटर सेल्स बना रहा है डिवाइड होके, चार डॉटर सेल्स बना रहा है। नेक्स्ट चीज हम लोग ने क्या पढ़ी कि अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो माइटोसिस के बाद जो नेक्स्ट सेल्स बनेंगे उसमें भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यहाँ पे अगर जो पेरेंट है उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर में सिर्फ एन 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 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इतना ही समझना है हम लोग को माइटोसिस और मियोसिस में। बाकी डिटेल में माइटोसिस और मियोसिस 10th क्लास में होती है। इसमें मेजर हम लोग को इसका डिफरेंस समझना है कि इंटू 2 बनाता है, मियोसिस में क्या होता है इंटू 4 बनाता है। डॉटर सेल्स जो होते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हो, यहाँ पे हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। काम ये है कि तुम लोग को एनसीईआरटी रीड करना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, रिवाइज करना है, बस इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।